जैसे हम भी अपने शरीर की स्वस्थता का मतलब हर अंग का स्वस्थ होना मानते हैं, परिवार में भी अगर एक व्यक्ति बीमार होता है तो परिवार की पूरी शक्ति, परिवार का पूरा ध्यान, परिवार के सारे कार्यक्रम उसी के आसपास केंद्रित हो जाते हैं। बाकी सारे कार्यक्रमों को कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है। कोई बीमार है, बाहर जाना है तो रोकना पड़ता है। परिवार भी पूरा स्वस्थ होगा तब जाकर के परिवार अपने जीवन की विकास कर सकता है। वैसे अपना डिस्ट्रिक्ट हो, अपना गांव हो, अपना तहसील हो, सर्वांगीण विकास, सर्वस्पर्शी विकास, सर्वहितकारी विकास, ये अगर हम नहीं करते हैं तो आंकड़े शायद भर जाएं, आंकड़े शायद संतोष भी दें, लेकिन मूलतः परिवर्तन संभव नहीं होता है। और इसलिए आवश्यक है कि ग्रास रूट लेवल की हर पैरामीटर्स को पार करते हुए हमें आगे बढ़ना चाहिए। और हम ये समिट के अंदर जो लोग आप मेरे साथ बैठे हैं, आप देख सकते हैं कि इसके पीछे क्या इरादा है। यहां पर भारत सरकार की टॉप टीम भी बैठी हुई है, सारे सचिव यहां बैठे हुए हैं, जो नीति निर्धारण काम करते हैं वो सब है। अब मेरे सामने दो विषय हैं, क्या मैं इनके पीछे शक्ति लगा करके ऊपर जो टॉप है उसी को ठीक ठाक करूं, कि मैं धरातल पर मजबूती के लिए काम करूं। मैंने रास्ता चुना है धरातल पर मजबूती का, और धरातल की मजबूती से ये हमारा पिरामिड ऊपर जाएगा। विकास का जो सबसे नीचे का तबका है वो जितना ज्यादा विकसित होगा, मैं समझता हूं उतना ज्यादा परिणाम मिलेगा। और इसलिए हमारी कोशिश यही है कि हम इस प्रकार से डेवलपमेंट को आगे बढ़ाएं। हमारी कोशिश ये होनी चाहिए। उसी प्रकार से जैसे ये हमने डेवलपमेंट ब्लॉक के लिए सोचा है, मैं सरकार के यहां सचिव बैठे हैं, उनको भी मैं आग्रह करता हूं, दो दिशा में और हम काम कर सकते हैं इस काम को आगे बढ़ाने के लिए। हर विभाग अपने काम के लिए, मान लीजिए पूरे देश में 100 ब्लॉक आइडेंटिफाई करे और उनको पूरी दुनिया देखने की जरूरत नहीं है। उनके विभाग में कौन से 100 ब्लॉक है जो पीछे हैं, और अगर मानो हेल्थ को लगता है कि पूरे देश में 100 ब्लॉक सबसे पीछे हैं, तो भारत सरकार का हेल्थ विभाग उन 100 को स्थिति सुधारने के लिए क्या काम करना उसकी रणनीति बनाएगा। शिक्षा विभाग अपने विभाग के लिए 100 ब्लॉक चुने। शिक्षा विभाग के वो 100 ब्लॉक है, वो भारत सरकार का शिक्षा विभाग देखे कि मैंने जो 100 ब्लॉक सबसे पीछे आइडेंटिफाई किए, मैं इसको, हमें ये एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट, एस्पिरेशनल ब्लॉक, ये नीति आयोग का कार्यक्रम बनने नहीं देना है। मुझे ये सरकार का स्वभाव बनाना है, केंद्र और राज्य सरकारों के स्वभाव बनाना है, केंद्र और राज्य के विभागों का स्वभाव बनाना है। जब सब विभाग तय करे कि मेरे यहां लास्ट जो 100 हैं वो अब एवरेज से ऊपर चले गए हैं, आप देखिए सारे पैरामीटर बदल जाएंगे। तो ये जो एस्पिरेशनल ब्लॉक है उसको काम करने का तरीका राज्य, डिस्ट्रिक्ट, उनकी इकाइयों के द्वारा होगा। लेकिन क्या देश में इस प्रकार से विचार कर करके हम इसको आगे बढ़ा सकते हैं? और मैं मानता हूं कि उस दिशा में हमने प्रयत्न करना चाहिए। और इसका सारे विभागों ने, कोई अगर स्किल डेवलपमेंट है तो वो भी देखे कि हिंदुस्तान के ऐसे कौन से 100 ब्लॉक है कि जहां पर मुझे इसको बल देने की जरूरत है। उसी प्रकार से राज्य सरकारें ज्यादा नहीं, सबसे पीछे जो है ऐसे 100 विलेज सिलेक्ट करें। पूरे राज्य में से 100 एकदम जो पीछे हैं, 100 शहर, गांव, 100 गांव सिलेक्ट करें। उनको एक बार 2 महीना 3 महीने के काम के अंदर बाहर ले आए। उससे आपको पता चलेगा कन्वर्जेंस कैसे होता है, वहां की समस्याओं का समाधान कैसे होता है, वहां पर अगर
स्टाफ नहीं है, वहां पर रिक्रूटमेंट की जरूरत है, रिक्रूट करना है। वहां यंग अफसर को लगाने की जरूरत है, यंग अफसर को लगाना है। अगर एक बार उनके सामने मॉडल हो गया कि उनके 100 विलेज को उन्होंने 1 महीने में ठीक कर लिया, तो वो मॉडल उनके 1000 गांवों को ठीक करने में देर नहीं करेगा। वो रिप्लिका होगा, परिणाम मिलेगा। और इसलिए अब देश आजादी को 75 साल पूरे कर चुका है। हम 2047 में देश को विकसित भारत के रूप में देखना चाहते हैं, डेवलप कंट्री के रूप में देखना चाहते हैं। और डेवलप कंट्री का मतलब यह नहीं है कि दिल्ली, मुंबई, चेन्नई के अंदर जहां भव्यता दिखे और हमारे गांव पीछे रह जाएं। हम उस मॉडल को लेकर के चलते नहीं है। हम तो 140 करोड़ लोगों के भाग्य को लेकर के चलना चाहते हैं, उनके जीवन को बदलाव करना चाहते हैं, और उसके लिए जो पैरामीटर तय किए हैं। और मैं चाहता हूं कि इसके बीच में कंपटीशन का भाव है। मैं तो जब एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट को रेगुलरली देखता था, मुझे इतनी खुशी होती थी। एक तो उसमें ऐसे ही चीजें भरने के लिए कोई सुविधा ही नहीं है। जब तक कि धरती पर वेरीफाइड इंफॉर्मेशन ना हो, ऐसे आंकड़े भरने से कोई होने वाला काम नहीं है, तो करना ही पड़ता है, ऐसा काम है। लेकिन मैं देख रहा था कि कुछ डिस्ट्रिक्ट के अफसर इतने उत्साहित थे कि हर दिन, 2 दिन में, 3 दिन में वो अपने परफॉर्मेंस को अपलोड करते थे, इंप्रूव करते थे। और फिर मैं देखता था पहले 6 महीने में लगता था आज ये डिस्ट्रिक्ट आगे निकल गया, तो फिर 24-48 घंटे पता चलता यार ये तो पीछे रह गया, वो उससे भी आगे चला गया। फिर 72 घंटे में पता चल, देखो वो तो उससे भी आगे। यानी इतनी पॉजिटिव कॉम्पिटिटिव नेचर बन गया था, उसने परिणाम लाने में बहुत बड़ा बदलाव दिया है। और इसे सबसे बड़ा फायदा यह हुआ है कि पहले, मेरा तो अनुभव है, मैं गुजरात में काम करता था, हमारे यहां कच्छ डिस्ट्रिक्ट में अगर किसी अफसर को ट्रांसफर होता था तो उसके सारे कलीग उसको सबसे क्या, तेरे सरकार से झगड़ा है क्या, क्या मुख्यमंत्री जी तेरे से नाराज है क्या तुम्हारा पॉलिटिकल कोई प्रॉब्लम है क्या, तुझे पनिशमेंट पोस्टिंग क्यों दिया गया, उसके साथ ही उसको टाइट करते थे। और वो भी मानने लगता था मैं मर गया। लेकिन जब उस कच्छ डिस्ट्रिक्ट में भूकंप के बाद अच्छे अफसरों को लगाने की जरूरत पड़ी, सबको इंसेंटिव दिया गया, लगे। आज स्थिति ऐसी है गुजरात में कि कच्छ डिस्ट्रिक्ट में अगर अपॉइंटमेंट मिलती है तो ये सरकार का सबसे प्रिय अफसर माना जाएगा। यानी जो कल तक पनिशमेंट पोस्टिंग वाली जगह मानती थी, वो एक प्रकार से सबसे सम्मानीय जगह बन जाए, ये संभव होता है। जो एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट आमतौर पर काफी आयु हो चुकी है, थक गए हैं, अरे चलो यार ये तो बेकार जिला है, वो कुछ परफॉर्म करता नहीं, रख दो उसको। हमने जब से एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट में यंग अफसरों को लगाने के लिए कहा, धमाधम परिणाम आने लगे, क्योंकि उनका उत्साह था, कुछ करना था, और उनको भी लगता था 3 साल यहां करूंगा तो सरकार मुझे कोई बहुत अच्छा काम दे देगी। और हुआ भी। जो एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट में जिन लोगों ने काम किया उनको बहुत अच्छी जगह मिली। बात में एस्पिरेशनल ब्लॉक के लिए भी मैं राज्य सरकारों से आग्रह करूंगा, और भारत सरकार के अधिकारी भी ध्यान दें कि जो ब्लॉक के अंदर सफल हो रहे हैं ना, उनको आगे उनका भविष्य भी उज्जवल होना चाहिए। उन अफसरों का विशेष रूप से, ताकि उनके पास कुछ करने का जज्बा है, वो धरती पे परिणाम लाने वाले लोग हैं, उन टीमों को आगे बढ़ाना चाहिए, स्पेशली उनको एनकरेज करना चाहिए। दूसरा, आपने देखा होगा सरकार में एक परंपरा बदली है। पहले अपने यहां आउटपुट को ही एक प्रकार से काम माना जाता था। इतना बजट आया, वो बजट यहां गया, उसमें से इतना उधर गया, उसमें से उतना उधर गया, मतलब कि बजट खर्च हुआ। आउटपुट को ही हमारे यहां एक प्रकार से अचीवमेंट माना जाता था। आपने देखा होगा कि 2014 के बाद हमने सरकार का आउटकम बजट भी देना शुरू किया, बजट के साथ आउटकम का रिपोर्ट देना शुरू किया, और आउटकम के कारण क्वालिटेटिव चेंज बहुत बड़ा आया है। हम भी अपने ब्लॉक में देखें कि मैं जिस योजना के लिए पैसे लगा रहा हूं, मैं जिस योजना के लिए समय लगा रहा हूं,
जिस योजना के लिए मेरे इतने अफसर काम में लगे हुए हैं, कोई आउटकम मिलता है कि नहीं मिलता है, और हमने उस आउटकम को पाने के लिए क्या करना चाहिए। साथियों, जितना महत्व कुछ लोगों को लगता है पैसे होंगे तो काम होगा, आप विश्वास कीजिए साथियों, मेरा बहुत लंबा अनुभव है। सरकार चलाना इतना लंबा अनुभव बहुत कम लोगों को मिलता है, जो मुझे मिला है। और मैं अनुभव से कहता हूं कि सिर्फ बजट के कारण ही बदलाव आता है, ऐसा नहीं है। अगर हम संसाधनों का ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन और दूसरा कन्वर्जेंस, इसको अगर हम ध्यान दें तो हम ब्लॉक के डेवलपमेंट के लिए एक नए पैसा नया आने के बिना भी उस काम को कर सकते हैं। अब जैसे मान लीजिए मनरेगा का काम चल रहा है, लेकिन क्या मैंने प्लान किया है क्या कि मनरेगा काम वही होगा जो मेरे डेवलपमेंट की डिजाइन के साथ जुड़ेगा? मैं मनरेगा काम वही करूंगा ताकि मुझे जो रोड की मिट्टी डालनी है उसी रोड की मिट्टी डलवा दूंगा तो मेरा रोड का आधा काम तो हो ही जाएगा। कन्वर्जेंस हो गया। यानी जो कन्वर्जेंस करते हैं, पानी है, मान लीजिए कुछ इलाके हैं जहां पानी की दिक्कत है और आपका साल में 3-4 महीना उस पानी के लिए ही मशक्कत करनी पड़ती है, लेकिन आपने अगर मनरेगा में तय किया कि उस इलाके में सबसे ज्यादा तालाब बनाने, सबसे ज्यादा पानी स्टोरेज करना है, मिशन मोड में काम करना है, तो आपको अगले साल जो 4 महीना सिर्फ पानी के लिए 10-25 गांवों के पीछे बिगड़ते हैं, बंद हो जाएंगे, आपकी शक्ति बच जाएगी। कन्वर्जेंस बहुत बड़ी ताकत रखता है जी। और मैं मानता हूं कि गुड गवर्नेंस की पहली शर्त यही है कि हम संसाधनों का ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन करें। दूसरा एक अनुभव आया है, और मैं अपने अनुभव से कहता हूं, होता क्या है, और स्वाभाविक है, टीचर भी क्लास में अगर इंस्पेक्शन आने वाला है तो जो अच्छे होनहार स्टूडेंट होते हैं उनको थोड़ा टिप देता है। तो पीएम मोदी को आप सुन रहे थे भारत मंडपम से, जहां पर एक खास कार्यक्रम में वो संबोधित कर रहे हैं।